हेलो, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है सभी का आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री की क्लासेस में। आज हम डी ब्लॉक शुरू करने जा रहे हैं। जो डी ब्लॉक के अंदर जितने भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है इस पेपर के अंदर, वो इस क्लास से बाहर नहीं होने वाले हैं। इसलिए सभी इस क्लास को ध्यान से अटेंड करें और जो ट्रेंड बताए जा रहे हैं उन्हें वैसा का वैसा याद करें। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D सीरीज से। सबसे स्टार्टिंग में हमें एलिमेंट और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। तो हम 3D से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्री डी सीरीज से ना। तो 3D सीरीज में कौन कौन है? स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और कॉपर और जिंक। पहला काम हमें इसको इसी तरीके से याद रखना है। अब हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। इसका एटॉमिक नंबर है वो 21 से स्टार्ट है ये। तो इसका 21 मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जेड की वैल्यू 21, 22, 23, 24, तो ये इन सब के जेड की वैल्यू है। अब हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं सबके। सबके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्केडियम का है 3d14s2। इससे आगे क्योंकि अब इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 3 लिखे हैं, और उससे सबके आगे क्या है, आर्गन कॉमन है क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो हम नहीं लिख रहे हैं, सबके पास आर्गन कॉमन है सब, क्योंकि उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो आर्गन लिख देंगे। बाकी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। 3d24s2 3d34s2 और क्रोमियम का क्या होगा 3d54s1। पहला तो हमें ये याद रखना है कि इसका 3d44s1 नहीं होगा, 3d54s1 होगा। रीजन है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होता है इस वजह से। फिर मैग्नीज का 3d54s2, 3d64s2, 3d74s2, 3d84s2 और कॉपर का होगा 3d10 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। पहला काम हमें एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस के अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहने चाहिए। दूसरा हमें क्या रखना है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है।
तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अब हमें इन सब के क्या याद रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। या ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है सभी का, क्या क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो स्केडियम है उसका केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, याद रखना है। स्केडियम केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद में सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करते जाएंगे। जो मैग्नीज है Mn, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 दिखाएगा। कितना दिखाएगा, +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। जैसे जिन इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो ये +2 +4 ये सारी दिखाएगा, +2 +5 दिखाएगा, ये वाला +6 तक दिखाएगा। लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा, मैग्नीज। कितनी, +7। देखो हम हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, पर हमें उतनी बातें याद नहीं रहेगी। जिस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाएगा उसी तरीके से इस क्लास को लिया जा रहा है, क्योंकि हम इस एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन सही करना चाह रहे हैं, तो उसी तरीके से इस क्लास को लिया जा रहा है। तो इन चीजों को याद रखें। और जो लास्ट ही लास्ट में जिंक है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होने वाला है, +2 होने वाला है। अब होगा क्या कि ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट है, 3D सीरीज के अंदर हम इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं और साथ में इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। लेकिन याद रखना है 3D के अंदर स्केडियम से लेकर कॉपर तक के एलिमेंट ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन इस तरीके से है कि वो एलिमेंट जिनके पास या तो नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनका क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक वैकेंट होना चाहिए। तो लेकिन जिंक का +2 के अंदर डी ब्लॉक वैकेंट नहीं है, फुली फिल्ड है, इसलिए जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। यानी स्केडियम से कॉपर तक के एलिमेंट तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक नहीं है। लेकिन स्केडियम से लेकर जिंक तक के सारे एलिमेंट वो डी ब्लॉक के जरूर हैं, इन सबको डी ब्लॉक का कहेंगे। तो स्केडियम से कॉपर वाले भी डी ब्लॉक के हैं, स्केडियम से जिंक वाले भी डी ब्लॉक के हैं, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पहली बात ये याद रखनी है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा 3D सीरीज के अंदर है, तो मैग्नीज दिखाएगा। और ऐसा एलिमेंट जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा और कोई नहीं दिखाएगा, तो वो स्केडियम दिखाएगा। और वो कौन सी दिखाएगा, +3 स्टेट दिखाएगा, इसके अलावा कोई भी स्टेट नहीं दिखाएगा। और क्रोमियम और कॉपर के दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाले हैं, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। जैसे क्रोमियम का 3d4 4s2 होना चाहिए था, होगा 3d5 4s1। सिमिलरली कॉपर का 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन होगा 3d10 4s1। रीजन यहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा होने वाला है। तो ये हमें 3D सीरीज में इतनी बातें याद रखनी है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, 4D और 5D के एलिमेंट और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो वो अपने लिख रहे हैं। हम बात करें हम 4D और 5D की। तो पहले अपने 4D सीरीज के एलिमेंट लिखते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होने वाला।
4D सीरीज। तो 4D सीरीज है वो इट्रियम से स्टार्ट होगी। ये टी सी है, टेक्नीशियम। RU रुथीनियम। RH PD। सिल्वर और कैडमियम CD। अब हमें इनके जेड, अगर जेड की बात करें तो जो जेड है वो 39 से स्टार्ट होगा इनका। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, और जो लास्ट है उसका हो जाएगा 48। 39 से 48 तक हमारे पास 4D सीरीज है। अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। तो जो एट्रियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 4D1 5s2, 4D1 और 5s2। जर्कोनियम का जो होगा वो होगा 4D2 5s2। बस इन दो का ही नॉर्मल है, इससे आगे वालों का सब का एबनॉर्मल लिखेंगे। याद रखना है कैसे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NIOBM से NB से। तो इसका होगा 4D4 5s1 होना, 4D3 5s2 चाहिए था। तो यहाँ से अब एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट है इनका। 4D5 5s1, 4D6 5s1। इसका 4D5 और 5s2 भी आपको बुक के अंदर लिखा मिलेगा कहीं कहीं पर, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों मिलेंगे नहीं, इसलिए दोनों ये याद रखने हैं। 4D7 और 5s1, 4D8, 5s1। प्लेडियम का 4D10 5s0। सिल्वर का 4D10 और 5s1। और कैडमियम का होगा 4D10 5s2। सब के सब एबनॉर्मल बिहेवियर सिर्फ इट्रियम और जर्कोनियम का नॉर्मल है उसके बाद वालों के। और हमें सेम कहानी कैडमियम के केस में याद रखनी है कि CD को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इसके बाद हम 5D सीरीज की बात करते हैं कि 5D सीरीज में क्या होने वाला है। जो 5D सीरीज है वो 57 से स्टार्ट होगी और 57 पे आएगा लेंथेनम। उसके बाद में HF हफेनियम, इसका इलेक्ट्रॉन जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो होगा 72। बीच में F के F ब्लॉक के 14 एलिमेंट आएंगे, तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 है। अब आगे कॉमन चलेगा।
और ये होगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 57 और उसके बाद में 72 से 80 तक हमारे पास क्या है, 5D सीरीज है। ये 5D सीरीज के हमारे पास एलिमेंट होने वाले हैं। अब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, क्या क्या होने वाला है। तो लेंथ नम से स्टार्ट करेंगे तो इसका होगा 5D1 6s2, 5D1 6s2, 5D2 6s2, 5D3 6s2, 5D4 6s2, 5D5 6s2, 5D6 6s2, 5D7 6s2। अब यहां से एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू होगा प्लेटिनम से, कि इसका होगा 5D9 और 6s1। गोल्ड का होगा 5D10 6s1 और मर्क्यूरी का 5D10 6s2। और सिमिलरली Hg को हम फिर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। किसको? मर्क्यूरी को। तो हमारे पास तीन है, Hg जिंक, कैडमियम और Hg, तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने तीनों सीरीज के लिख लिए हैं। जो 3D सीरीज है उसमें मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होने वाला है, +7 होने वाला है। स्केडियम ऐसा है जिसका केवल +3 होता है और कोई भी नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि 4D और 5D के अंदर हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑस्मियम और रुथेनियम का है, जो कि +8 तक होता है। कितना? +8 तक ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, जो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही मिलती है। फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ हमें क्या मिलेगी, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। यानी जितने भी मैग्नीज के +7 में कंपाउंड मिलेंगे वो फ्लोराइड की फॉर्म में या ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलेंगे, और रुथेनियम और ऑस्मियम के जितने भी मिलेंगे वो भी हमें फ्लोराइड और ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, वो है कि इनके साइज वगैरह के। तो ये एक क्वेश्चन जितना हमने आप यहां तक क्लास लगाई है, यहां से एक क्वेश्चन श्योरली आएगा, पक्का आएगा। और अगर आपको ये सीक्वेंस विद ऑक्सीडेशन नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो वो क्वेश्चन आपका पक्का सही हो जाएगा। अब हम जो ट्रेंड फॉलो करवाएंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो देखते हैं कि अब हमें क्या क्या देखना है प्रॉपर्टीज के अंदर। तो पहला ही पहला है साइज।
अब इस सीक्वेंस को डायरेक्ट आपको ध्यान से नोट करना है और फिर इसको याद करना है, बार बार दोहराना है, तभी याद रहेगा, वरना ये सीक्वेंस याद नहीं रहेंगे। तो मैं 3D सीरीज के लिए बात करूं साइज की, तो क्या होने वाला है? तो 3D सीरीज का सीक्वेंस अगर हमें याद है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, उसके बाद में कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये वाला। तो स्केडियम से लेके जब तक आप क्रोमियम तक जाओगे तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन मैग्नीज का साइज क्या होगा? दोनों से बड़ा हो जाएगा। फिर फेरस, कोबाल्ट और निकल का लगभग साइज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। और जिंक का साइज फिर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, इसका जब आपसे स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ ले तो यहां पे लिखोगे कि नाभिकीय चार्ज बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा। यहाँ पे आपका जो सेम रह रहा है वहां पे जेड इफेक्टिव लगभग क्या हो सकता है? कम हो गया है। और वो किसके बराबर आ गया है? आपके सेल के। एन और जेड इफेक्टिव दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो साइज क्या रहने लग जाएगा? सेम रहने लग जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लग जाएगा। यानी जैसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा शील्डिंग पावर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इस वजह से साइज बढ़ेगा। तो पहला ऑर्डर हमें याद रखना है कि पहले साइज डिक्रीज करता है, फिर बढ़ता है, फिर लगभग कांस्टेंट रहता है और लास्ट में जाके फिर बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, 3D से हमेशा 4D के एलिमेंट का, 3D से 4D का साइज हमेशा बड़ा होगा और 4D वालों का लगभग बराबर होगा 5D के। यहाँ पे रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथेनॉइड के कारण। क्या होता है लेंथेनॉइड हम आप ब्लॉक में देखेंगे, लेकिन आपको ये साइज याद रखना है कि 3D से 4D बड़ा है, लेकिन 4D और 5D दोनों क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। अगर इतना याद रह जाएगा फिर आसान है, फिर हमारा साइज पर कोई भी क्वेश्चन है इन दोनों से बाहर नहीं आने वाला है। यानी अगर आपको 3D 4D 5D के एलिमेंट याद है तो जो 3D के, जैसे स्केडियम के एग्जैक्ट नीचे इट्रियम है, आपसे पूछे स्केडियम, इट्रियम और लेंथेनम में साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें यह पता है कि लेंथेनम के बाद में एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, तो हम कह देंगे कि साइज का ऑर्डर क्या होगा कि स्केडियम से इट्रियम बड़ा होगा और इट्रियम से लेंथेनम बड़ा होगा। पहली बात तो। लेकिन अगर आपको यह बोला जाए कि लेंथेनम के बाद वाले, स्केडियम के बाद में है टाइटेनियम, यहाँ पे जेड आर और यहाँ पे एच एफ, इनके साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि टाइटेनियम से जेड आर तो बड़ा होगा, लेकिन जेड आर और हाफेनियम का साइज क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ये वाली बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है यहाँ पे, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। याद रखना है लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड आते हैं, तो ये जो इफेक्ट है वो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट के ऊपर लागू होगा, पहले लागू नहीं होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वो है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे आपको लिख के दे दे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल बढ़ रही है, और जब सेल बढ़ रही है तो साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी जिंक से कैडमियम बड़ा, कैडमियम से मर्क्यूरी बड़ा होने वाला है। आसान आसान। अगर हमें ट्रेंड याद है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब दूसरा जो हमें फॉलो करना है वो है साइज के बाद में आयनाइजेशन एनर्जी का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो जनरल बात है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। यानी जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बस, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका साइज छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, या जिसका साइज बड़ा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर ये हमें याद है तो हम क्वेश्चन सही कर देंगे। फिर भी अगर हमें एग्जैक्ट ट्रेंड याद रखना है कि क्या रहने वाला है, तो वो इस प्रकार से है। स्केडियम से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है वेनेडियम, वेनेडियम से ज्यादा है क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा है टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा है मैग्नीज, फिर है निकल, और उसके बाद है कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है वो है जिंक की। तो ये वाला हमें सीक्वेंस याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो 3D सीरीज है उसमें मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो हम कहेंगे जिंक की है। मिनिमम किसकी है? इसकी मैक्सिमम है जिंक की। मिनिमम किसकी है? तो मिनिमम है स्केडियम की। बस। और दूसरा, अगर हमें साइज याद है तो हम क्वेश्चन सही कर देंगे ये वाला। अच्छा, दूसरा 3D, 4D और 5D, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होने वाला है? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो 5D की, उसके बाद में 3D की, 5D, 3D और 4D। सबसे ज्यादा 5D की क्यों हुई? होनी तो 3D की चाहिए थी। तो यहां पे इसका कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? क्यों? साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सारा कारण हम पढ़ेंगे जब हम एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे तब। लेकिन हमें ये याद रखना है ट्रेंड कैसे रहने वाला है। इसके बाद है वो है मैग्नेटिक नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहां से श्योरली क्वेश्चन आएगा। अब जो हम लिख रहे हैं वो वाला, वो है मैग्नेटिक नेचर। अच्छा, ये मैग्नेटिक नेचर वाला क्वेश्चन भी कब सही होगा? जब हमें उनके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तभी होगा। और ये पूछा भी आपसे 3D का ही जाएगा। यानी अगर आपको 3D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो हम ये क्वेश्चन सही कर लेंगे। क्या पूछा जाएगा? तो मैग्नेटिक पावर म्यू का, या मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर रूट के अंदर n इंटू एन प्लस टू, n इंटू एन प्लस टू। n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालना है? तो जैसे आपको ये बोला जाए कि स्केडियम के लिए म्यू का मान कितना आएगा, तो हमें स्केडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितना होता है? 3d1 4s2। 3d1 का मतलब d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। d में एक इलेक्ट्रॉन है और s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसका मतलब n का मान कितना आ गया? 1। ये वैल्यू पुट करनी है हमें ऊपर वाले फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? रूट के अंदर लिखोगे 1 गुणा में 1 प्लस 2, तो 2 और 1 3 गुणा 1, यानी रूट में कितना मान आ गया? 3। आंसर आ गया। रूट में 3 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे स्केडियम प्लस 3 का कितना होगा, स्केडियम प्लस 3 का म्यू कितना होने वाला है, तो क्या करेंगे?
स्केडियम+3 का मतलब स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 4s2, और स्केडियम+3 के अंदर यानी ये और ये टोटल तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसके पास यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो n का मान कितना आ गया 0। और अगर n का मान 0 आ गया तो म्यू का मान कितना आ जाएगा 0। सिंपल। हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और वहां से हम क्या निकाल देंगे, इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, वो है कि जो इनके पास होता है कैटालिटिक बिहेवियर। कैटालिटिक बिहेवियर क्या होता है, यानी ये रिएक्शन के अंदर एज ए कैटालिस्ट बिहेव करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो कैटालिस्ट मतलब ये किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो कौन कौन से कैसे कैसे बिहेव करते हैं, तो एक है V2O5, यानी वेनेडियम का ऑक्साइड कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर काम करता है कैटालिस्ट के रूप में। दूसरा जो आयरन है Fe, वो हेबर प्रोसेस में काम करता है। और तीसरा जो निकल है, जो हम ऑर्गेनिक वाले में पढ़ चुके हैं, ये हाइड्रोजनेशन के अंदर काम करता है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि इनके पास कैटालिटिक बिहेवियर होता है। आगे वाला क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, एलॉय, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट एलॉय बनाते हैं। एलॉय मतलब मिश्र धातुएं बनाते हैं। तो जैसे ब्रास की बात करें तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। जैसे ब्रॉन्ज की बात करें, ये किससे मिलकर बना था, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से हमें इनके क्या याद रखने हैं, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आयनाइजेशन और साइज और मैग्नेटिक मोमेंट वाला। एक क्वेश्चन आपको यहां से 100% मिलेगा, 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आपसे इतनी प्रॉपर्टीज में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके दो एनसीईआरटी के अंदर कंपाउंड दे रखे हैं आपको, KMnO4 और K2Cr2O7, उन दोनों को देखना है। एक दे रखा है KMnO4 और एक दे रखा है K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और एक है आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले। दोनों के दोनों हमें याद रखने हैं। यहां पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। देखो ऑक्सीजन के साथ है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। पहली बात तो ये याद रखनी है कि इनके इन कंपाउंड के अंदर इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। दूसरी बात, ये दोनों ही क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ये एज ऑक्सीकारक बिहेव करेंगे, किसी सामने वाली स्पीसीज का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कर देंगे। किस तरीके से कर देंगे वो हमें याद रखना है। किस तरीके से कर देंगे वो हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कंपाउंड से तो वो यहीं से पूछा जाएगा, और हमें याद रखना है किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे। पहली बात कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये खुद रिड्यूस होंगे। तो MnO4 नेगेटिव यानी मैग्नीज किस में है, +7 में है, ये +2 में रिड्यूस होगा। मैग्नीज +2 से किस में रिड्यूस होगा, +7 से +2 में। और ये जब ऑक्सीडेशन करेगा तो कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें रिएक्शन याद रखनी है कौन कौन सी करेगा। तो ये आयोडाइड को, I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, I2 में। सीधा रिएक्शन दी जाएगी आपको, प्रोडक्ट पूछा जाएगा KMnO4 इसका किस में ऑक्सीडेशन कर देगा, आयोडाइड का I2 में। दूसरा ये कर देगा ऑक्सलेट का C2O4-2 का ऑक्सीडेशन कर देगा CO2 में। तीसरा
ये Fe+2 का ऑक्सीडेशन कर देगा Fe+3 में। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। S-2 का सल्फाइड का कर देगा सल्फर में। नेक्स्ट NO2 का कर देगा NO3 में, यानी नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन कर देगा। SO3-2 का कर देगा SO4-2 में, और टिन का कर देगा +2 से +4 में। ये 7 रिएक्शन है जो कॉमन रिएक्शन है, सेम टू सेम काम क्रोमियम ये का यही करेगा। क्रोमियम K2Cr2O7 भी सेम टू सेम यही रिएक्शन शो करेगा, और KMnO4 ये सातों रिएक्शन है किसका किस में ऑक्सीडेशन या किसका खुद किस में रिड्यूस हो जाएंगे। ये वाली बातें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या होने वाला है, इनसे सही हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। इस क्लास में से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हम सही कर देंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम F ब्लॉक शुरू करेंगे, और उसके बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।